प्रिय छात्रों, आज ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, मैं आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, MLSM कॉलेज रहूँगा। मेरे आज का जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, वह विषय कॉमर्स के डिग्री 2 ऑनर्स के छात्रों के लिए है और उनका जो चौथा पेपर होता है, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का, अंशों का निर्गमन। यह इशू ऑफ शेयर्स क्या है, उसके पहले हम चर्चा करेंगे कि यह कंपनी क्या होता है, कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है, कंपनी कौन सा स्वरूप है व्यवसाय का, इसका कंसेप्ट कैसे आया और उसके अंतर्गत अंशों के निर्गमन का क्या महत्व है। फिर उसके बाद चलेंगे अंशों का निर्गमन क्यों करते हैं, या व्यवसाय के लिए क्यों जरूरी है, या कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, इसके क्या प्रोसेस हैं, कितने प्रकार हैं, साथ ही साथ इसके संबंध में जो अकाउंटिंग एंट्रीज किए जाते हैं, इन सारी बातों पर अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आप लोगों के बीच अपने विचारों को और कंपनी के तहत जो नियम हैं, इन सारी बातों का उल्लेख हम करेंगे। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। निश्चित रूप से हम समझते हैं कि यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो कंपनी व्यवसाय है, यह कैसे इसका कंसेप्ट आया। फिर देखेंगे क्या है ये। तो जब हम बिजनेस के दुनिया में उतरते हैं तो हमारे सामने 3 स्वरूप होते हैं उसके। एक होता है एकाकी व्यवसाय का स्वरूप। यदि हमारे पास पूंजी कम होती है और हम अकेले व्यवसाय करना चाहते हैं, हम खुद मालिक बनना चाहते हैं और खुद सारे लाभ और हानियों का रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम एकाकी व्यवसाय की तरफ जाते हैं और एकाकी व्यवसाय की स्थापना करते हैं। यह खोलना भी आसान है, एकाकी व्यवसाय का ओपन करना भी आसान है, इसको एंडिंग करना भी आसान है, इसलिए कि एक ही मालिक होता है और जब हम चाहें इसको खोल सकते हैं और जब चाहें इसको हम समाप्त कर सकते हैं। यदि हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा जिस वर्ष, उस वर्ष इसको हम बंद भी कर सकते हैं। हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे आसान और सबसे सुगम यह व्यवसाय एकाकी व्यवसाय माना जाता है, जो व्यवसाय का पहला स्वरूप है यह। और दुनिया में अधिकांश जो व्यवसाय हो रहे हैं वो प्रायः एकाकी व्यवसाय के द्वारा ही किए जा रहे हैं। भारत में भी हैं, हमारे बिहार में भी हैं। फिर यदि हमारे पास हम चाहते हैं, स्वाभाविक है, एक और बात मैं बता दूं, यह स्वाभाविक है, जब पूंजी एक आदमी की होगी, पूंजी जब सीमित होगी तो लाभ भी सीमित होगा। जितनी ज़्यादा पूंजी होगी, स्वाभाविक है लाभ भी उतना ज़्यादा होने की संभावना होगी। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो यह व्यवसाय है यह बहुत लाभ नहीं दे रहा है, हम और अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो हम अपने ही लाइक माइंडेड 2, 4, 5 लोगों को शामिल करेंगे और उनको भी कहेंगे कि आप पूंजी आप इसमें लगाएं और लाभ हानि पाएँ। तो यह जो दूसरा स्वरूप होगा, उसको हम लोग कहते हैं साझेदारी व्यापार का स्वरूप, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं, जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर का होना जरूरी है, साझेदार का होना जरूरी है, और अधिकतम 20 तक हम लोग जा सकते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय
में स्वाभाविक है यदि 20 पार्टनर होंगे और 20 पार्टनर पूंजी लगाएंगे तो एक बड़ी पूंजी बन जाएगी, और 20 आदमी, 20 जो साझेदार जिनका कीन इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा लाभ से, तो स्वाभाविक है व्यवसाय के प्रति उनका लगाव भी होगा और उसमें ज़्यादा देखरेख की भी संभावना ज़्यादा होगी। स्वाभाविक तौर पर यह व्यवसाय काफ़ी अच्छा बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ही है इसमें कि जब 20 आदमी का समूह होगा या 10 आदमी का, 15 आदमी का समूह होगा, तो लोगों के विचार भी भिन्न होंगे और आपस में मनमुटाव की भी संभावना होगी। साथ ही साथ जो लाभ होगा वह सभी साझेदारों के बीच बांटा जाएगा, या तो बराबर के अनुपात में, या नहीं तो जो पूंजी उन्होंने लगाया है पूंजी के अनुपात में हम लाभ को बांटेंगे। तो स्वाभाविक है जो लाभ की मात्रा होगी वह कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो होती है साझेदारी व्यवसाय में, प्रॉब्लम जो होता है, वह जो व्यवसाय का जो ट्रिक है, व्यवसाय का जो गुप्त जो बातें हैं, वह अधिक सभी साझेदारों के बीच हमको देनी होगी, तो स्वाभाविक है वह डिस्क्लोज हो जाएगा। और इस संबंध में यह इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स माना गया है। क्योंकि बात गुप्त नहीं रह पाती है, व्यवसाय का जो लाभ कमाने का जो तरीका है, व्यवसाय का जो हमारा जो गुप्त एजेंडा है, वह ओपन हो जाता है, और जब 2, 4, 10 आदमी के बीच में गया तो वह सार्वजनिक हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इन दोनों ही जो व्यवसाय का स्वरूप है उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, और इन्हीं खामियों के कारण फिर सोचा गया कि कुछ ऐसा व्यवसाय किया जाए कि बहुत बड़ा हो। क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में भी हमने देखा कि 15-20 आदमी हम लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, और यदि बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 ही आदमी हो सकते हैं, और इसमें लाभ की मात्रा भी पूंजी के अनुसार ही सीमित होगी, पूंजी के के अनुपात में होगी। हम चाहते हैं कि नहीं और ज़्यादा लाभ कमाएं। जब बिजनेस के क्षेत्र में उतर ही चुके हैं तो निश्चित रूप से हर व्यवसायी चाहेगा कि हम इसी में 100% अपना दें। तब वह उसके बाद आता है कि यह तो साझेदारी व्यवसाय में या एकाकी व्यवसाय में संभव नहीं है। तब एक बड़ा व्यवसाय ऐसा किया जाए जिसमें हजारों लाखों मालिक बन जाए और अपनी वो पूंजी लगाए, देश की जनता पूंजी लगाए। और जब देश की जनता पूंजी लगाएगी तो निश्चित रूप से व्यवसाय बड़ा होगा, और उसी को हम लोग कंपनी का स्वरूप कहते हैं। यह व्यवसाय कंपनी का रूप हो जाता है। क्योंकि पब्लिक मनी उसमें इन्वेस्ट होता है तो सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो सरकार से भी इन कॉर्पोरेशन इसका परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है। करोड़ों का इसकी जो ऑथराइज कैपिटल होती है करोड़ों की होती है। निश्चित रूप से जब करोड़ों अरबों का व्यापार होगा, की पूंजी होगी, तो व्यवसाय का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होगा, और इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वह पूरे देश के लोग, दुनिया के भी लोग हो सकते हैं। क्योंकि आजकल तो मल्टीनेशनल का ज़माना है, और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में हम पूंजी लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ ही पूंजी है वो भी हम लगा सकते हैं, अपने क्षमता के मुताबिक हम शेयर खरीद सकते हैं। तो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि साझेदारी व्यवसाय में, एकाकी व्यवसाय में हमारे पास 50,000 लाख रुपए की पूंजी होगी तभी हम मालिक बन सकते हैं। लेकिन कंपनी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आम जनता, जिसके पास 5,000, 10,000, 20,000 रुपये भी हैं और वह इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता है व्यवसाय में, सिर्फ पूंजी लगाना चाहता है, तो वह 5,000 पूंजी लगा करके, 1,000 रुपया पूंजी लगा करके व्यवसाय के मालिक होने का, कंपनी के मालिक होने का गौरव प्राप्त करता है। उसमें वह
बोल्डनेस आ जाता है कि हम भी इस कंपनी के मालिक हैं, हम शेयर होल्डर हैं, इट मीन्स हम मालिक हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी में शेयरों के मुताबिक जो जितना शेयर खरीदता है उसके मुताबिक उनका अधिकार होता है। तो इस कंपनी व्यवसाय को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। प्रजातांत्रिक यह व्यवसाय का स्वरूप है। जैसे हम लोग देश में MP MLA को चुनते हैं और वह देश को पार्लियामेंट के माध्यम से चलाते हैं, ठीक ऐसे ही सारे शेयर होल्डर्स इसमें कंपनी के संचालक मंडल का गठन करते हैं। कंपनी की आम सभा होती है, उसमें संचालकों अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि अपने मुताबिक हम संचालक मंडल का गठन करें, उसमें अपनी बात को रखें, अपने विचार को रखें, और जैसे पार्लियामेंट में पास होता है कोई कानून, ठीक वैसे ही निर्णय इसमें भी कंपनी में भी लिए जाते हैं। तो यह एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के व्यवसाय को अप्रिशिएट हम लोग करते हैं। अब आप देखेंगे कंपनी है क्या, तो हमने देख लिया कि इसका स्वरूप कहाँ से आया, कैसे आया, कंसेप्ट कैसे आया, कैसे हुआ। कंपनी का जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसकी एंटिटी भी होती है, क्योंकि यह एक नाम से जाना जाता है, ये एक अलग नाम से जाना जाता है। और ये इसमें वे सारे पावर होते हैं जो एक व्यक्ति में पावर होता है। एक व्यक्ति यदि व्यवसाय करता है तो उसमें जो पावर होते हैं वह सारे पावर इस कंपनी में होते हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। यह व्यक्ति तो है नहीं, हार्मांस का तो नहीं है, लेकिन यह आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसीलिए इसकी जो परिभाषा दी गई है मैं आपको बता दूं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा है, और कहा गया है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। ये सामान्य परिभाषा है कंपनी व्यवसाय का। यानी यह एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ है। ये हमने कहा कि जब पब्लिक मनी उसमें इन्वेस्ट होगा, सारे देश के लोग उसमें शेयर खरीदेंगे, तो सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि इस पर नियंत्रण करे, और भारतीय कानून के मुताबिक उस कंपनी का निर्माण तब किया जाता है, और भारतीय कानून जो कहता है उसके मुताबिक इस कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एक कॉमन सील भी होता है, या ये अपने मोहर से चलता है, या अपने नाम से चलता है, और इसको पूरे अधिकार होते हैं व्यवसाय करने के, निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। इसके जो संचालक मंडल होते हैं, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे जो लोग इसमें व्यवसाय को चलाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, ये लोग जो भी निर्णय करते हैं उसे फिर कंपनी की आम सभा में इसे पारित करना, उसे पास करना आवश्यक होता है, जैसे पार्लियामेंट में सरकार करती है। इसलिए इसे हमने कहा प्रजातांत्रिक या बिजनेस व्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि जब कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी के निर्माण में 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेप से गुजरता है, तब जाके कंपनी का निर्माण होता है। पहला स्टेप होता है प्रमोशनल स्टेप, प्रमोशन का स्टेज, यानी कंपनी कहाँ स्थापित हो, कैसे स्थापित हो, कहाँ लाभप्रद होगा, कहाँ कम्युनिकेशन की सुविधा होगी, कहाँ हमें लेबर मिलेंगे, कहाँ हमें कच्चा माल मिलेगा, इन सारी बातों पर, कहाँ मार्केट मिलेगा बेचने के लिए, इन सारी बातों पर विचार किया जाता है। कंपनी का जो पहला स्टेप होता है प्रमोशनल स्टेज में किया जाता है। जब हम लोग ये तय कर लिए कि हाँ ठीक है कंपनी हम स्थापित करेंगे और यहाँ करेंगे, इस चीज़ का करेंगे, यहाँ मार्केट भी है, यहाँ कच्चे माल भी है, यहाँ लेबर भी है, सरकारी सुविधाएं भी हैं, कम्युनिकेशन भी है, जब इन सारी बातों पर हम लोग तय कर देंगे तो पहला स्टेज पूरा होगा। फिर उसके बाद अब क्या चाहिए, हमने निर्णय कर लिया कि कंपनी स्थापित करनी है, अब क्या दूसरा क्या स्टेप होगा,
तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन का स्टेज होगा जिसके अंतर्गत हम अपने सारे प्रपोजल को सरकार के पास कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ रखेंगे और कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार कंपनी के औचित्य को देखेगा, हम लोगों के इंटेंशन को देखेगा, कानूनी स्वरूप को देखेगा कि भारतीय कानून के अंतर्गत ये है कि या नहीं है, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन सारी बातों को देखने के बाद वह हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, वह स्वीकृति दे देगा हमको कि ठीक है कि आप कंपनी स्थापित कर सकते हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक जो भी कंडीशंस हैं आप पूरे कर रहे हैं, इसलिए कंपनी के लॉ का आप पालन कर रहे हैं, उसके शर्तों को मान रहे हैं, इसलिए आपका यह स्टेज पूरा होता है और आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 स्टेज हो गया, एक प्रमोशन का स्टेप जिसमें हमने व्यवसाय को चलाने का, खोलने का, स्थापित करने का निर्णय लिया, और दूसरा इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो सरकार की अनुमति भी कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार से हमको मिल गई, जिसके अंदर बहुत सारे बातें आते हैं। हम आगे चूँकि जाना है, इसलिए चूँकि बहुत सारे उसमें कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी बातें उसमें आती हैं, जिसमें कंपनी के सारे विधान होते हैं। इन्हीं विधानों को वह कंपनीज ऑफ रजिस्ट्रार देखता है और उसके बाद स्वीकृति देता है। अब तीसरा स्टेज आता है। 2 बातें हमको हो गई, 2 स्टेज हमने पूरा कर दिया। तीसरा स्टेज आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना पूंजी का आप निर्णय भी कर लिए, सरकार से भी अनुमति मिल गई, लेकिन बिना पूंजी का तो कुछ भी नहीं होगा। व्यवसाय में तो पूंजी ही तो चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन तो चाहिए। बिना पूंजी का सारी बातें कोरी कागज ही रह जाएंगी। इसलिए यह जो तीसरा स्टेज है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कैपिटल सब्सक्रिप्शन का स्टेज है, यानी पूंजी कैसे प्राप्त किया जाए, व्यवसाय की पूंजी क्या होगी, कितनी पूंजी होनी चाहिए, कितना ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए, कितना इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल तो आगे की बात होगी, कितने पूंजी से, अधिकृत पूंजी से कंपनी को प्रारंभ किया जाए। फिर उसके बाद हम जनता से जो पैसा लेंगे उसको कैसे लेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है किसी भी कंपनी के प्रारंभ करने में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, तब देखेंगे क्या, अब जनता से पैसा हमको लेनी है, जनता पूरे दुनिया में फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो कैसे हम लोग उनसे पैसा वसूल करेंगे, कैसे उनको हम इनवाइट करेंगे कि हमारे कंपनी का आप मालिक बनिए, शेयर खरीदिए। तो उसके लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है, वो अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, अब तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं उसके माध्यम से भी होता है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी बातें लिखी होती हैं, क्योंकि आप जिसको आप इनवाइट करेंगे कि आप हम पूंजी लगाइए, तो उसको अपने बारे में सारी बातें बतानी होगी, उनको विश्वास में लाना होगा और ऐसी बातें लिखेंगे उसमें जिससे इन्वेस्टर को विश्वास हो जाए कि यह कंपनी फर्जी नहीं है, यह कंपनी ठीक ठाक है। इसे हम लोग कहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रॉस्पेक्टस जारी करते हैं और प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक का ब्यौरा दिया रहता है, विवरण दिए होते हैं, कौन संचालक होंगे, कौन उसके फिनेंशियल एडवाइज़र होंगे, कौन सा बैंक होगा इससे जुड़ा हुआ, इन सारी बातों की चर्चा होगी, कितने रुपए का एक शेयर होगा, क्योंकि जितना हम उसका शेयर का वैल्यू कम रखेंगे, डोमिनेशन कम रखेंगे, तो निश्चित रूप से
अधिकांश लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी जिसके पास कुछ ही पैसे हैं वो भी हमारे कंपनी में पैसे लगाएं। और इसके लिए जब प्रॉस्पेक्टस जारी हो जाता है तो जनता उसको देखता है, सारे लोग देखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वे सारे लोग उसको देखते हैं। और देखने के बाद, पढ़ने के बाद, संतुष्ट हो जाने के बाद अंत में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। प्रॉस्पेक्टस के अंत में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें अब जो इन्वेस्टर हैं, जो संतुष्ट हैं कंपनी के स्वभाव से, वो उसमें अपने बारे में सब कुछ भरेंगे, लिखेंगे, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, क्षेत्र का नाम, कहाँ के आप हैं, सारी बातें उसमें लिखेंगे। और उसमें एक कॉलम होता है अंत में, नंबर्स ऑफ शेयर रिक्वायर्ड, कितना शेयर आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। और उसमें शेयर का वैल्यू लिखा रहता है कि एक शेयर का मान लीजिए 10 रुपया मूल्य है। आप यदि 500 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 500 गुने 10 रुपया देना होगा कंपनी को। आप यदि 5000 खरीदना चाहते हैं तो 5000 गुने 10 रुपया देना होगा। आप यदि 1 लाख खरीदना चाहते हैं से नंबर ऑफ शेयर तो आपको 1 लाख गुने 10 के दर से कंपनी को पूंजी देनी होगी। तो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक क्रेता जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ शेयर भरते हैं। वो भी पैसा एक बार में देना नहीं है, डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेप में पैसे देने हैं। जैसे एप्लीकेशन पर आपको 1 रुपया प्रति शेयर देना है, फिर 3 महीने के बाद अलॉटमेंट पर 2 रुपया देना है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पर देना है, फिर उसके बाद सेकेंड कॉल पर देना है, फिर उसके बाद फाइनल कॉल पर देना है। और ऐसा कर इस 2-3 महीने का समय प्रत्येक में होता है जिससे कि क्रेता को पैसे की व्यवस्था करने में आसानी हो जाए। और इन्वेस्टर को जितना ही आसान होगा पैसा मैनेजमेंट करने में, व्यवस्था करने में, उतना ही वो सक्षम होगा अंशों को खरीदने में। यदि एक ही बार में कोई 1 लाख शेयर खरीदता है तो एक ही बार में उसे कह दिया जाए कि 10 के दर से आप दे दीजिए, तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी। तो हो सकता है कि वो शेयर खरीदना नहीं चाहे, लेकिन उसे कह दिया जाए कि अभी आपको 1 ही लाख देना है, 3 महीने के बाद 2 लाख देना है, फिर उसके 2 महीने के बाद आपको देना है, फिर उसके 3 महीने के बाद देना है। इस तरीके से साल भर में आपको सारे पैसे देना है। तो कोई भी व्यक्ति, इन्वेस्टर तैयार हो सकता है, उसके लिए आसान हो जाएगा और वह खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएगा। और कंपनी के लिए भी फायदा है। यदि कंपनी को सारे पैसे एक ही बार में आ जाएं, तो हम लोग जानते हैं कि यदि सारे पैसे एक ही बार में आ जाएंगे तो मिसयूज ऑफ मनी, पैसे का दुरुपयोग होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यदि आप दरभंगा में पढ़ते हो, छात्र हो, आपको प्रति माह 4000 का रहने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स पैसे देते हैं, हर महीने में देते हैं। 4000 रुपये प्रति माह आपको मिलता है। तो आप उसी में मकान का भाड़ा, खाने पीने का जो खर्चा है सो, नाश्ता पानी का खर्चा है, पढ़ाई का कॉपी किताब, स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, सारी व्यवस्था आप कर लेते हैं और महीने भर आराम से चला देते हैं। यानी कहीं भी पैसे का मिसयूज़ नहीं हो, यह आपकी हर वक्त कोशिश होती है। यदि आप मिसयूज़ किया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, महीने के अंत में दिक्कत हो जाएगी। और यदि एक ही बार में आपको सारे पैसे 1248 1 साल का पैसा आपको दे दिया जाए अपने गार्जियन के द्वारा, पेरेंट के द्वारा, तो आप देखेंगे कि मिसयूज ऑफ फंड होना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे चलो अभी आज होटल में खा लेते हैं, आज अच्छा चीज़ कर लेंगे, आज स्लो सिनेमा देख लेंगे। और ऐसा करते करते आप 12 महीने का जो पैसा आपको एक बार मिल गया, तो आप 10 महीने भी उसको सही से नहीं चला सकते हैं। 10 महीने के बाद आपको दिक्कत हो जाएगी, जो कि मिसयूज ऑफ फंड होना शुरू हो जाएगा शुरू से ही।
ठीक कंपनी में भी यही बात होती है। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो मनुष्य के स्वभाव होते हैं उसके भी स्वभाव हैं। यदि एक ही बार में सारा पैसा आ जाए उसको, तो उसके सामने दो प्रॉब्लम्स होंगे। एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि मिसयूज ऑफ फंड हो जाएगा। चलो ये गोदरेज का ही खरीद लेते हैं, ये सब कुछ अच्छा ही खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, और अनावश्यक भी चीज़ें क्रय कर ली जा सकती हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती है। क्योंकि कंपनी के पास एक ही बार सारे पैसे आ गए हैं तो स्वाभाविक है मिसयूज ऑफ फंड होने की संभावना होगी। इसलिए कंपनी एक बार में पैसा नहीं लेना चाहती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि एक ही बार हमने जनवरी में सारे पैसे दे दिए कंपनी को, तो दिसंबर में हम सारे जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, वो चाहेंगे कि हमको लाभांश इस बार मिले, क्योंकि 12 महीना पहले हमने पैसा दिया कंपनी को, पूंजी दिया, तो इस साल कितना हमको मिल रहा है ये वो खोजना शुरू करेगा। जबकि कंपनी अभी शुरुआत ही हो रही है, अभी कंपनी लाभ कमाने क्या, अभी तो उसने एस्टैब्लिशमेंट ही किया है। तो पहले साल में यदि हम लाभांश नहीं दे पाते हैं तो कंपनी के प्रति एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो यदि हम इसी पैसे को हम अक्टूबर तक पैसा देते हैं तो इन्वेस्टर कहता है चलो अभी तो पैसा दिया ही, अक्टूबर तक तो हमने सारा पैसा दिया ही है, इस बार लाभांश को क्या खोजना है, लाभांश तो स्वाभाविक नहीं मिलेगा। तो दो फायदे हो गए कंपनी को। एक तो अनावश्यक डिमांड होता लाभांश का, उससे बच गई कंपनी, और दूसरा मिसयूज ऑफ फंड से भी बच गई कंपनी। और इसीलिए जो वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं, तो शेयर का जो मूल्य है वह एक बार में नहीं लेकर के डिफरेंट स्टेजेस में लिए जाते हैं, जैसे ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल या फाइनल कॉल। तो इस तरीके से यह कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आता है। जब आप कंपनी के पास पैसे जब आ गए, तीसरा स्टेप पूरा हो गया, कंपनी ने शेयर बेचना शुरू कर दिया, एप्लीकेशन मनी देना प्राप्त हो गया कंपनी के पास, तो अब कंपनी समझ गई कि हाँ हमारा इतना शेयर अब बिक गया है, बिक जाएगा, अब कंपनी को हमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर वह चौथा स्टेप में जाएगा, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरा हो गया, और चौथा स्टेप होगा कमेंसमेंट स्टेज, व्यापार यानी कंपनी प्रारंभ करने की स्थिति स्टेप। और पुनः वह कंपनी जब रजिस्ट्रार्स के पास जाएगा, कहेगा कि अब हमारा कैपिटल भी पूरा हो गया है, और सारे जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो संचालकगण हैं, सभी लोग मीटिंग करेंगे और कहेंगे कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए अब कंपनी को प्रारंभ किया जाए। उसको कहते हैं कमेंसमेंट स्टेप। तो यह 4 प्रोसेस होता है कंपनी को प्रारंभ होने में। अब इस तरीके से अब देखेंगे मेन फोकस हम लोगों का अभी होगा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। मान लो कमेंसमेंट स्टेप भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में कंपनी शेयर जारी करती है। पूंजी कहाँ से प्राप्त होगा, तो शेयरों से प्राप्त होगा। कंपनी के पास 2 तरह से पैसे प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं। एक तो होता है शेयर के माध्यम से, जो कंपनी का मालिक बनता है वो, जिसको ओन कैपिटल कहते हैं, अपनी पूंजी कहा जाता है। और दूसरा बोरोड कैपिटल से। लेकिन बोरोड कैपिटल की आवश्यकता बाद में होती है, जब हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता, अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, और टेम्पररी पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता है कि व्यवसाय शुरू किया कर्ज लेके ही शुरू कर दिया। पहले हम देखेंगे अपनी पूंजी क्या है, यानी शेयर होल्डर्स कितने हमारे हैं, उनका जो पैसा कितना आया है, उससे शुरुआत होती है। और पैसे में कमी आती है बाद में जाके, तब हम लोग बोरोड कैपिटल की तरफ जाते हैं, डिवेंचर जारी करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। बहुत सारे साधन हैं प्राप्त करने के, पैसे प्राप्त करने के। तो इस तरीके से कंपनी सबसे पहला काम करती है कि इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन करती है। और यह अंश 2 प्रकार के होते हैं।
एक को कहते हैं समता अंश, इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर नाम से ही है, इक्विटी, इक्वल से इक्विटी बना है, सम से समता बना है, यानी ऐसा शेयर होल्डर, इस अंश को खरीदने वाले जो होंगे, इक्विटी शेयर खरीदने वाले जो लोग होंगे, उसके अधिकार समान होंगे, उनको लाभांश समान रूप में मिलेगा, अधिकार भी समान होंगे, समान रूप में उसे उन लोगों को लाभांश भी मिलेगा। हानि होगी तो हानि भी सहन करनी पड़ेगी समान रूप में, इसलिए इसको इक्विटी शेयर कहा जाता है। बहुत पहले जब अंग्रेजों का ज़माना था हमारे देश में, उस समय इसका नाम था ऑर्डिनरी शेयर। उस समय दो तरह के शेयर होते थे, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर का मतलब हो जाता था साधारण अंश, यानी साधारण आदमी खरीदने वाले। थोड़ा सा इन्फीरियरिटी महसूस होने लगा, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में उसको संशोधन कर दिया और ऑर्डिनरी शब्द को हटा दिया। कहा कि नहीं, हमारे देश में कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, जो शेयर में, जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं, ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकते। और भी था, डेफर्ड शेयर वगैरह सब था, और वो सब की बात अभी नहीं है। तो ऑर्डिनरी शेयर को ही का ही नाम बदल के कर दिया गया इक्विटी शेयर, समता अंशधारी। बहुत अच्छी बात हुई सरकार के द्वारा, कंपनी एक्ट में संशोधन करके 1956 में कर दिया। अब हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर, हर कंपनी जो कंपनी व्यवसाय करना शुरू करती है, इशू ऑफ शेयर करना चाहती है, तो इक्विटी शेयर ही जारी करती है। क्योंकि उसमें लाभांश होगा, लाभ कंपनी कमाएगी तो लाभांश दिया जाएगा, लाभ नहीं कमाएगी तो नहीं दिया जाएगा, कंपनी को ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। ठीक है, लाभ होगी लाभांश देंगे, लाभ यदि 25% हुआ तो 25% लाभांश देंगे, लाभ यदि 5% हुआ तो 5% लाभांश देंगे। इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क कम होता है। लेकिन जब कंपनी देखती है कि इक्विटी शेयर इशू करने के बाद भी हमें सफिशिएंट कैपिटल नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करने होंगे? इक्विटी शेयर हमने जारी कर दिया, जो भी ऑथराइज कैपिटल था, जो भी इशूड कैपिटल था, हमने जारी कर दिया, और जारी करने के बाद भी कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं आए। इसका मतलब हुआ कि लोगों ने नहीं खरीदा। हमने इशू तो किया लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पाया, यानी कॉल्ड जो जनता के द्वारा होता, शेयर पर जो पैसे लगाते, बहुत सारा अनइशूड शेयर ही रह गया। तो कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी इस बात को जान रही है कि लोगों के पास पैसे हैं लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में भी है, पैसे तो होते हैं, वो बैंक में लोग जमा कर देता है कि चलो 5% 7% मिलेगा ही, लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और फिर वही बैंक कंपनी को ऋण देती है। हमारे ही पैसे को कंपनी हमारे ही पैसे को बैंक कंपनी को ऋण देती है और लाभ कमाती है। और कभी कभी इसलिए सरकार जो है बैंक रेट को कम कर देती है, भाई बैंक में रखोगे तो हम 4% ब्याज देंगे, बैंक के मत रखो। इसका मतलब होता है कि आप बैंक में नहीं रखें, आप सीधे कंपनी को लगाएं, कंपनी में पैसा दे, उसमें लगाएं, आपको लाभांश मिलेगा। अब यहां सपोज कीजिए पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन वह कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, यानी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कंपनी में पैसा लगाने का मतलब रिस्क लेना होता है। कंपनी डूब भी सकती है, कभी कम भी लाभ हो सकता है, नहीं भी लाभ हो सकता है, अधिक भी लाभ हो सकता है। यानी रिस्क टेकर जो लोग होते हैं वो तो समता में लगा देते हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिस्क टेकर, बोल्ड लोग होते हैं कि चलो भाई लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्राय हम लोग देखते हैं ऐसा। और कुछ लोग टिमिड टाइप लोग होते हैं, अरे पैसा लगाएंगे कहीं डूब तो नहीं गई कंपनी,
डूब जाएगी तो सारा पैसा डूब जाएगा। डरते हैं पैसा लगाने से, और वह अपना पैसा घर में ही गाड़ के रखते हैं अथवा किसी बैंक में जमा कर देते हैं। चलो भाई 5% देगा दो, लेकिन सुरक्षित तो रहेगा मेरा पैसा। तो रिस्क टेकर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क टेकर नहीं होते हैं। लोगों की क्वालिटी होती है, कुछ बोल्ड होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग रिस्क टेकर नहीं होते हैं। अब कंपनी क्या करती है, यह जो टिमिड टाइप के लोग हैं उनको निशाना बनाती है और उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप हमें पैसा दें, हम आपको 7% डिविडेंड देंगे ही, 7% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे आपको। इसका मतलब हो गया कि कंपनी लाभ कमाएगी तो पहले 7% आप ही को दिया जाएगा, हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। यानी प्रेफरेंस का मतलब हो गया पूर्वाधिकार, पहले आपका अधिकार होगा। कंपनी लाभ कमाएगी तो पहले आपका अधिकार होगा। कंपनी यदि डूब भी जाएगी, लिक्विडेट भी कर जाएगी, तो पहले आपकी पूंजी वापस की जाएगी। यानी लाभांश में भी पूर्वाधिकार है और पूंजी वापसी में भी पूर्वाधिकार आपको मिलेगा। तो ऐसे लोगों को जो डर था कि लाभांश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूंजी वापस होगी कि नहीं होगी, इस डर को समाप्त कर देती है कंपनी। और ऐसे लोग अब कंपनी को भी देना चाहेंगे कि चलो भाई 7% मिलेगा, 7% तो मिलेगा, वादा करती है कंपनी। उसमें डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं, कैमुलेटिव प्रेफरेंस होते हैं। मान लो इस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ, वह लाभांश कैमुलेट कर जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो लाभांश होता है वह कैमुलेट कर जाता है, और अगले साल यदि लाभ हुआ तो उसमें से पहले साल का भी लाभ और दूसरे साल का भी लाभ दिया जाता है, जिसको लोग कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, संचयी पूर्वाधिकार कहते हैं। अब यह शेयर ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है जो रिस्क टेकर नहीं है। अब उनको लगा कि नहीं, कंपनी तो हमको वादा कर रही है, ऑन रिटेन वादा कर रही है कि हमको प्रेफरेंस देगी, लाभांश भी देगी और पूंजी वापसी भी करेगी। तो ऐसे लोगों से पैसा निकालने के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी करती है। तो दो तरह का शेयर हो गया, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग देखेंगे जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वह किस प्रकार का होता है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वह किस प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जिस पूंजी से कंपनी स्थापित होती है, ऑथराइज्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। जिस पूंजी से कंपनी स्थापित होती है, अधिकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यह नाम मात्र की पूंजी होती है। वह पैसा तो कंपनी को उतना आता नहीं है, आता वही है जो पेड अप कैपिटल होगा, वो आएगा कंपनी के पास, वो लायबिलिटी बनेगी उसकी, लेकिन यह ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। अब जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो अधिकृत पूंजी है, जो रजिस्टर्ड पूंजी है कंपनी की, उसमें से जितना शेयर बाजार में जारी करती है, बेचने के लिए रखती है, उसको हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितने अंशों को निर्गमित करती है, बाजार में बेचने के लिए रखती है, अंशधारियों को खरीदने के लिए देती है, रखती है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हो, चाहे वो ओपन मार्केट से हो, उसको हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। एक अधिकृत पूंजी हुआ, दूसरा निर्गमित पूंजी। अब यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना बाजार में हमने अपने शेयर को रखा वो सारा का सारा बिक ही जाएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा कम बिके, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी डिमांड आ जाए, जिसको ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। कम आवेगा तो अंडर सब्सक्राइब हो गया। मान लो 1 लाख ऑथराइज कैपिटल है, शेयर है कंपनी के पास, उसमें से उसने 80,000 शेयर रखा, इशूड किया, 20,000 शेयर उसने रख लिया है,
भविष्य के लिए यदि फिर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वह 20,000 शेयर कंपनी जारी कर देगी, जारी करके पैसे की प्राप्ति कर लेगी भविष्य में। अभी उसने 80,000 शेयर जारी किया, नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 जारी किया, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 80,000 का 80,000 बाजार में बिक ही जाए। मान लो उसमें 70,000 के लिए ही कंपनी को आवेदन आया, तो कितने लोगों को देगी कंपनी? 80,000 लोगों को नहीं देगी। जो खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है, जो एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन मनी जो भेजता है कंपनी को, 70,000 ही नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो यह सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। यानी कंपनी का शेयर 70,000 अंश ही बिका, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 70,000 हमने जारी किया है, 80,000 जारी किया है, 85,000 के लिए आवेदन आ जाए, जिसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिंपली इसको देख लें, काइंड्स ऑफ शेयर्स को, शेयर कैपिटल को। तो 70,000 जो शेयर बाजार में बिका उसको कहते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर अब देखेंगे, अब 70,000 तो हमारा खरीदने के लिए तैयार है, उसने एप्लीकेशन मनी भेज दिया है। अब उससे हम पैसा मांगेंगे, एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो चुका है, उसी से पता चलता है कि हमारा कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ, कितना शेयर बिका। अब हम उसको अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर, सेकेंड कॉल पर पैसा मांगेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, याचित पूंजी कहते हैं उसको। अब कहेंगे भाई तुमने एप्लीकेशन मनी भेजा है, अब हमारा जो पैसा शेष है अलॉटमेंट पर भेजो, फर्स्ट कॉल पर भेजो, सेकेंड कॉल पर भेजो, फाइनल कॉल पर भेजो। उसका टाइमिंग दिया रहता है कि इस समय में ये करना है, इस समय में ये भेजना है, इस समय ये भेजना है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जितना सब्सक्राइब हुआ उतना पैसा भेज दिया, उस पर अलॉटमेंट भी भेज दिया, फर्स्ट कॉल भी भेज दिया, सेकेंड कॉल भी भेज दिया, फाइनल कॉल भी भेज दिया, सारे कॉल्स मनी भेज दिया गया, तो वही पेड अप कैपिटल भी हो जाएगा। जितना उसने सब्सक्राइब किया उतना पैसा कंपनी को आ जाए तो वह सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हो जाएगा। या जितना इशू किया उतना ही बिक भी गया, सब पैसे भी आ गए, सारे पैसे आ गए, उसको इशूड एंड पेड अप कैपिटल भी वहीं पर कह देंगे उसको। यदि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि एप्लीकेशन मनी तो भेज दिया, बाद में उसको पैसे की दिक्कत हो जाती है, पैसा नहीं भेज पाता है, अलॉटमेंट भी मान लो भेज दिया, फर्स्ट कॉल भी भेज दिया, फाइनल कॉल का पैसा भेजने में उसको दिक्कत है, नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, कहीं बाहर चला गया, बहुत सारी बातें आती हैं जो खरीदने के बाद होता है कि चलो बहुत नहीं खरीदना है, ये उनको दिक्कत होगी, तो उसमें कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, कॉल्स अनपेड हो जाएगा। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल होता है उसमें जितने अंशों पर पैसा नहीं आता है उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी लेस कॉल्स इन एरियर कर देते हैं। यानी 70,000 शेयर्स पर 10 के दर से 7 लाख रुपया आना चाहिए, मान लो उसमें से 1,000 अंशों पर पैसा नहीं आया, तो 1,000 गुने जो पैसा मांगा गया, जिस कॉल का बाकी है उसको गुना कर देंगे, उतने पैसे को घटा देंगे उसमें से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी मांगा गया है अलॉटमेंट मनी, हम पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी पैसा दे देते हैं, उसको कहा जाता है कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर भी होता है, कॉल्स पेड इन एडवांस भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चलो बार बार क्या देना है वह भी हम दे देते हैं, और वह कॉल्स में एडवांस में हो जाता है, उसको ऐड कर देंगे। जो शेयर का जिस कॉल्स का पैसा नहीं मांगा गया है उस कॉल्स पर भी पैसा यदि आ जाए वह कॉल्स में एडवांस हो जाएगा, और जब वह अंतिम कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, कॉल्स में एडवांस समाप्त हो जाएगा। तब यदि कॉल्स इन एरियर ही रह गया और नहीं पैसा दे पाया तो उसको हम लोग पेडअप कैपिटल में से घटा देंगे, कॉल्ड एंड पेडअप कैपिटल में से घटा देंगे। क्योंकि पेडअप नहीं होगा उतना पैसा नहीं दिया जाएगा, स्वाभाविक है नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे
कि यह जो पैसा आया है, कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है, इसको हम लोग पेड अप कैपिटल तक आया, और पेड अप कैपिटल ही कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। इसको ओपन करेंगे, ऑथराइज कैपिटल को डबल लाइन से घेर देंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, इश्यूड को भी घेर देंगे, फिर सब्सक्राइब को भी घेर देंगे, कॉल्ड अप को भी घेर देंगे। लेकिन जो पेड अप कैपिटल आया है, जो कंपनी को पैसा प्राप्त हुआ है, वह पैसा कंपनी के लिए एक्चुअली लायबिलिटी होगी, और उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओपनली दिखाएंगे। और वही पैसा एसेट साइड में भी दिखाएंगे। यदि उस पैसे से कुछ फर्नीचर खरीदा गया है, एसेट्स खरीदा गया है, लैंड एंड बिल्डिंग बनाया गया है, या कितना कैश इन हैंड है, या कितना कैश एट बैंक है, यानी डिफरेंट एसेट्स के फॉर्म में एसेट साइड में हम लोग उसको दिखाएंगे। कहीं तो कहीं उसका यूज हुआ होगा, नहीं यूज हुआ होगा तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको दिखाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे, हमने इक्विटी शेयर की बात कर ली, प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर दी। तो प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी दो तरह का कंपनी जो है 4 प्रकार का शेयर जारी करती है। थोड़ा इसको हम लोग डिटेल देखें। प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो हुआ जो पूर्वाधिकारंश जिसके खरीदने वाले को, जिसके अंशधारियों को अधिकार होता है लाभांश पहले पाने का, और पूंजी वापसी भी पहले उसी को होगी। यानी लाभांश में पूर्वाधिकार है और पूंजी वापसी में भी उसे पूर्वाधिकार प्राप्त है। और ये जो होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। पहला कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकारंश। इसका मतलब होगा कि यदि कंपनी को उस वर्ष में लाभ नहीं हुआ तो वह लाभ, पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभ वह कैमुलेट कर जाएगा और आगे वाले वर्षों में वह जोड़ के मिल जाएगा। तो इस तरह का जो प्रेफरेंस शेयर जारी होता है उसको कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। दूसरा होता है नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यदि यह सुविधा नहीं प्राप्त है, इसी साल के इस साल लाभ हुआ तो पहले आपको दिया जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं नॉन कैमुलेटिव। वह आगे नहीं जाता है। नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का जो लाभांश है वो आगे कैमुलेट नहीं करता है। जो सुविधा नहीं है नॉन कैमुलेटिव हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स को अधिकार होता है, अंशधारियों को अधिकार होता है, कंपनी को अधिकार होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स, चूँकि प्रेफरेंस शेयर जो है वह कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल होता है, उस पर लाभांश 7% देने ही देने हैं। उसमें लागतें आती हैं 7% की, जबकि इक्विटी शेयर में कोई लागत नहीं है। लाभ हुआ तो देंगे, नहीं लाभ हुआ तो नहीं देंगे। तो 7% इसमें देना है, 6% देना है, जो पहले प्रीफिक्स लिखा रहता है। 6% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब हुआ कंपनी वादा करती है कि आपको 9% लाभांश हम देंगे ही देंगे। तो कंपनी के ऊपर एक तरह से भार है ये कि लाभ हम नहीं कमाएंगे तो हमको 9% कहाँ से देंगे उसको, और खास के कैमुलेटिव है तो आगे भी हमको देना ही पड़ेगा। तो कंपनी चाहती है कि इसको हम बाद में कन्वर्ट कर दें इक्विटी शेयर में या डिवेंचर में कन्वर्ट कर दें। यदि मांग गया तो शेयर होल्डर यदि चाहते हैं कि नहीं डिवेंचर में कर दीजिए, डिवेंचर में हो जाएगा। यदि प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में करना चाहे तो इक्विटी शेयर में कर सकती है। यदि ऐसा अधिकार प्राप्त है उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नहीं है तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। फिर होता है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हमने अभी कहा कि जो 7%, 8%, 9% जो प्रेफरेंस शेयर्स पहले दिखा रहता है, कंपनी चाहती है कि भाई इसको हम नहीं रखें। यदि कंपनी का हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाता है, वो चाहती है इसको हम रिडीम कर दें, क्योंकि यह कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है। उसको इतना देना है, मानसिक दबाव होता है कि इतना हमको देना पड़ेगा। तो कोई भी चाहता है कि ऐसा कैपिटल हमारे पास रहे जिस पर कोई रिस्क ना हो, लाभ हो तो देंगे, ना लाभ हो तो नहीं देंगे, तो फ्री रहता है कंपनी। तो ऐसा जो प्रेफरेंस है जिसमें उसको रिडीम करने का अधिकार होता है, वापसी करने का अधिकार होता है, पुनर्भुगतान का, रिडम्पशन का अधिकार होता है, तो उसको कहते हैं
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें नहीं है उसमें उसको कहते हैं जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो जाता है। फिर होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसको सहभागिता है अतिरिक्त लाभांश में, मान लो इक्विटी को लाभांश दे दिया गया, प्रेफरेंस को भी लाभांश दे दिया गया, उसके बाद भी लाभ का कुछ हिस्सा बच जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर को यदि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है जारी किया है कंपनी ने, तो उसको वह अतिरिक्त जो बचा हुआ लाभांश है उसमें भी कुछ हिस्सा मिल जाता है, तो उसको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अतिरिक्त लाभांश जो बच गया, यानी पूर्वाधिकार को पहले दे दिया गया, जो उसका 7% 8% जो भी तय है वो दे दिया गया, फिर उसके बाद उसको इक्विटी वाले को दे दिया गया, फिर भी लाभांश का कुछ हिस्सा बच जाता है, और लाभांश से ही डिफरेंट रिजर्व वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, लाभ से ही किए जाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसी को लाभांश के रूप में घोषित किया जाता है, फिर भी बच जाता है पैसा, तो उसको यदि प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है तो उसमें भी उसका हिस्सा मिल जाएगा, कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। यदि पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो उसको नहीं दिया जाएगा, वो अधिकार नहीं होगा, तो उसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरीके से हमने देखा कि पूर्वाधिकार अंश 4 प्रकार के, मुख्यतया 4 प्रकार के हो गए, उसको चाहे तो 8 प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सबको 2-2 बार में कर सकते हैं, हमने एक ही बार में कर दिया है, कैमुलेटिव है या नहीं है, नॉन कैमुलेटिव एक ही में रखा है, अब कोई ज़्यादा उसमें है नहीं, इसलिए हमने उसको कर दिया। अब हम लोग देखेंगे जो कंपनी शेयर जारी करती है, क्योंकि हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में चल रहे हैं, आज का क्लास मेरा इशू ऑफ शेयर्स का है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन फिर भी चूँकि आवश्यक जानकारी है इसके अंदर, तो हमें देना है और आपको भी सुनना चाहिए, समय देना चाहिए। कंपनी अंशों को 3 प्रकार से जारी कर सकती है। एक जो 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में ही जारी कर दिया, तो कहते हैं उसको इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू, सम मूल्य पर, जितने का था उतने में ही जारी कर दिया, सम मूल्य पर, उसे क्या कहेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू। तो एक प्रकार इशू करने का ये है। दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रब्याज्य पर अंशों को जारी करना। या प्रब्याज क्या होता है, जब कंपनी देखती है कि हमारे शेयर का मार्केट में काफ़ी डिमांड है, वह 10 रुपये के शेयर को 12 रुपया दाम कर देती है, 12 रुपये पर जारी करती है। और कंपनी जब लॉन्च करती है, कंपनी जब शेयर को जारी करना चाहती है, उसके पहले ही कंपनी अपने बारे में काफ़ी एडवर्टाइज करती है। उसके जो ब्रोकर होते हैं, शेयर ब्रोकर होते हैं, उस कंपनी के बारे में काफ़ी चढ़ा बढ़ा के देते हैं, बोलते हैं, जिससे जनता में जाता है कि अरे भाई तो बहुत अच्छी कंपनी है, चलो इसका शेयर हम खरीदेंगे। जैसे किसी प्रोडक्ट का प्रचार बनता है तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है लोग टेलीविजन पर देखते रहते हैं, और उसके बाद हम लोग मार्केट में जाते हैं, नहीं ये दीजिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके से शेयर का भी प्रचार होता है, कंपनी का भी प्रचार होता है, और उससे कंपनी का गुडविल भी बढ़ता है। और इस स्थिति में कंपनी 10 रुपये के शेयर को 12 में बेचना शुरू कर देती है। दाम फेस वैल्यू था उसका 10 रुपया, लेकिन मार्केट वैल्यू अब 12 रुपया हो गया, यानी जारी कर रही है 12 रुपये पर। यह कंपनी के लिए लाभ है, प्रीमियम की राशि कंपनी के लिए लाभ होगी। क्यों लाभ होगी? क्योंकि अभी व्यवसाय शुरू भी नहीं किया है और उसको लाभ हो गया, 2 रुपया प्रति शेयर जारी करने में ही लाभ हो गया। इसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, जिसको कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। हम जानते हैं कि लाभ 2 प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट वो हुआ जब व्यापार कंपनी करती है, साल भर व्यवसाय किया, उसके बाद लाभ कमाया, खरीदा बेचा, उसके बाद लाभ कमाया, और रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, मेहनत के बाद हुआ। लेकिन कंपनी अभी शुरू भी नहीं हुई है,
इशू ऑफ शेयर ही कर रही है, उसी समय उसको 2 रुपये प्रति शेयर का लाभ हो गया, प्रीमियम का लाभ हो गया। तो ऐसे लाभ को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, पूंजीगत लाभ कहते हैं। और जब यह पूंजीगत लाभ जो होता है वह ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट्स में, जिसे बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में हम लोग उसको दिखाते हैं, एक अलग हेडिंग के रूप में दिखाते हैं, जिसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है। तो 2 तरह का इशू ऑफ शेयर्स हो गया। तीसरा होता है जब कंपनी शेयर तो जारी करती है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या होगा? जब बाजार में मछली है और खरीदने वाला ना हो तो मछली वाले को मूल्य घटाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कंपनी को भी शेयर मार्केट में जब लॉन्च करती है और कोई खरीदने वाला नहीं है तो कंपनी 10 रुपये के शेयर को 8 रुपया पर बेचना शुरू कर देती है, 2 रुपया डिस्काउंट पर बेचना शुरू करती है, जिससे कि उसका अधिकांश शेयर बिक जाए। और 2 रुपया कम करने पर, डिस्काउंट देने पर हम लोग भी देखते हैं जब किसी चीज़ में डिस्काउंट आता है तो पहले उसको खरीद लेते हैं, अरे इसमें डिस्काउंट है कि नहीं है। बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, एक आम मनोभावना है ये, कंपनी में भी यही बातें आती हैं। जब बाजार में जाते हैं किसी से पूछते हैं कितना डिस्काउंट है इस पर, और दुकानदार कहते हैं नहीं ये लीजिए, तो ये तो इसमें ज़्यादा डिस्काउंट है, इसमें तो दाम पर दाम मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट में इसी चीज़ का दूसरा इस कंपनी का है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो हम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको खरीदते हैं। ठीक ऐसे ही जब डिस्काउंट पर कंपनी जारी करती है तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है और उसका शेयर बिक जाता है। लेकिन यह जो 2 रुपया डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट का लॉस हुआ, जहाँ 10 रुपये आने चाहिए थे उसको 8 ही रुपया आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल लॉस, क्योंकि व्यवसाय हुआ नहीं, रेवेन्यू लॉस नहीं। व्यवसाय करने के बाद होता तो रेवेन्यू लॉस होता, यहाँ व्यवसाय शुरू भी नहीं हुआ, उस कंपनी को लॉस हो गई, इसको कैपिटल लॉस कहते हैं। और इसको कैपिटल लॉस को हम लोग तत्काल दिखलाते हैं बैलेंस शीट में, और बाद में फिर धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट से उसको राइट अप करते चले जाते हैं, या कैपिटल रिजर्व से घटा देते हैं। यदि कैपिटल रिजर्व भी हुआ है कंपनी के पास है तो उससे हम लोग उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉस दिखाना भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। बैलेंस शीट में यदि कैपिटल लॉस दिखाया गया है तो अभी कंपनी के गुडविल पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि लोग देखते अरे भाई तो व्यापार इसी साल शुरू किया, इसी साल उसको लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसलिए कंपनी उसको यदि कैपिटल रिजर्व है उससे घटा देगी, नहीं रखेगी आगे, फिर प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर देगी, घटा देगी। तो 3 तरह से कंपनी हमने बताया कि शेयर जारी करती है, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब हमने बता दिया आपको कॉल्स इन एरियर, जब कॉल किया गया, पैसा मांगा गया, जो नहीं देते हैं उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं, और जो पूरा दे देते हैं पैसा, अंतिम कॉल तक का पैसा अलॉटमेंट में ही दे देते हैं, उसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। ओवर सब्सक्रिप्शन, कभी कभी क्या होता है कि हमने बाज़ार में 70,000 शेयर, 80,000 शेयर हमने रखा बेचने के लिए, और 90,000 के लिए आ गया, एप्लीकेशन आ गया, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। या तो उस 10,000 शेयर का पैसा वापस कर देंगे, या नहीं तो प्रोरेटा एलोकेशन कर देंगे, अनुपातिक आवंटन कर देंगे। जिसने 11 मांगा था उसको 10 दे देंगे, जिसने 11 शेयर का मांगा था उसको 10 ही शेयर जारी करेंगे, और 1 रुपया उसका जो अधिक आया हुआ है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो 90,000 एप्लीकेंट हैं उसको भी हम शेयर दे देंगे, क्योंकि वो अभी निराश ना हो, हमारे कंपनी का अंशधारी बने, इसके लिए हम लोग उसको प्रोरेटा एलोकेशन कहते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको हम लोग वापस कर दें, डायरेक्ट 10,000 का पैसा जो आया है उसको वापस कर देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स करके, या बैंक अकाउंट्स करके, या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स करके उसको हम लोग वापस कर सकते हैं। नहीं, उसको एडजस्ट करना है तो आवंटन में जिसने मांगा था एक अनुपातिक निकाल देंगे, और जिसने मांगा था 12 उसको 10 ही देंगे, और सबका एडजस्टमेंट कर देंगे।
इसको कहा जाता है प्रोरेटा एलोकेशन। इसके बारे में हमने समझ लिया। उसके बाद आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर इसको कहेंगे जब बार बार कंपनी पैसा मांगती है किसी बकाये अंशधारियों से, जिसने एप्लीकेशन मनी दे दिया है, डॉक्यूमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल दे दिया है, सेकंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो बार बार पैसा मांगा जाता है उससे, भाई आप पैसा जमा कीजिए, आपका फाइनल कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा बाकी है, आप जमा कीजिए। और फिर भी नहीं जमा करते हैं लोग अंसारी, तो उसको फाइनल नोटिस दिया जाता है कि ये नोटिस आपको जारी किया जा रहा है, इसके 14 दिन के अंदर यदि आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपको जो आवंटित अंश है उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसे अंशों को कंपनी जब्त कर लेती है जिस पर पैसा कंपनी को फाइनली नहीं आता है, उन सारे अंशों को जब्त कर लेती है और जब्त करके पुनः दूसरे के हाथों बेचती है। तो यहाँ जो जब्त हुआ पैसा वो भी कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। जितना उसने जमा कर दिया था वो भी पैसा जब्त हो जाता है उसका, बकाया अंसारियों का। उसी शेयर को पुनः जारी करती है, और जारी करती है एट पार वैल्यू पर भी कर सकती है, या डिस्काउंट पर भी कर सकती है, या प्रीमियम पर भी कर सकती है। यदि एट पार वैल्यू पर करती है तो जितना जब्त किया हुआ पैसा सब कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। यदि डिस्काउंट पर करती है तो एक तरफ फायदा भी हुआ है जब्त करने में, और एक तरफ इशू करने में, उसी शेयर को इशू करने में डिस्काउंट है तो उसको एक दूसरे से एडजस्ट कर देते हैं। और यदि प्रीमियम में है तो प्रीमियम का भी फायदा हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और जब्त करने पर भी प्रॉफिट हुआ, दोनों ही कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग अंशों का जब्तीकरण कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि लंबा ये क्लास हो गया, बताना चाहूँगा रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। क्योंकि अभी कहा हमने कि इन जब्त अंशों को कंपनी क्या करेगी, उसको तो पैसे चाहिए, फिर वह रीइशू कर देती है, और जब रीइशू करती है तो उसको कहते हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब्त अंशों का पुनर्निर्गमन। और यह पूर्व की तरह ही एट पार वैल्यू पर, एट डिस्काउंट पर, या एट प्रीमियम पर जारी कर सकती है। और उसमें जो फायदे होंगे, यदि प्रीमियम पर जारी हुआ है या डिस्काउंट पर ही जारी हुआ है, तो जब्त करने के बाद जो पैसा, डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचा वह प्रॉफिट हो गया कंपनी के लिए, और इस प्रॉफिट को वह ट्रांसफ़र कर देगी कैपिटल जर्नल। इसके जो जर्नल के लिखे हैं वो किए जाते हैं, बहुत ही आसान है जर्नल के लिखे। मैं फिर आगे बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि जर्नल के क्या सब लिखे किए जाते हैं। लेकिन कंपनी का जो मूल जो अवधारणा है, जो प्रोसेस है, जो कंसेप्शन है, इन सारी बातों पर आज हमने अपने विचारों को साझा किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, आप इससे लाभ उठाएंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। यह कोरोना का समय है, और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि हम लोग ऑफलाइन तो नहीं मिल सकते अभी, जब मिलेंगे तब देखेंगे फिर, लेकिन ऑनलाइन के ही माध्यम से सही, यूट्यूब पर ही सही, हम अपनी बातों को आपसे शेयर करते हैं, और लगता है कि हम आपके नज़दीक में हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी के मन में कोई शंका है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मोबाइल नंबर भी है, उस पर आप हमें बताएंगे, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में या नहीं तो पर्सनली भी। और मेरा नंबर नोट कर लें आप, 9430638764, 9430638764। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।